ग्रेवली थ्रेटेंड का मतलब है कि बहुत बड़ा डेंजर, बहुत बड़ा खतरा इन जानवरों पे मंडरा रहा था। इस वजह से हमारी केंद्रीय सरकार ने उन एनिमल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स चलाए। फिर हमें वो होता है ना कि एकदम जब चीज खत्म होने वाली होती है, फिर हमें रियलाइज होता है कि यार अब हमें कुछ करना चाहिए। हमारे देश में एक बहुत बढ़िया बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की। बट द प्रॉब्लम इज कि जब हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उनपे बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा है। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम जिस चैप्टर को वन शॉट में पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और बच्चों, ये चैप्टर काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये हमारे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी आएगा। और इस चैप्टर को ना अभी थोड़ा काट पीट दिया गया है। काट पीट दिया गया है से मेरा मतलब है इसका कुछ एक हिस्सा था जिसके अंदर आपको जो अलग अलग स्पीसीज हैं IUCN क्लासिफिकेशन के हिसाब से बताए जाते थे वो सब हटा दिया गया है और काफी छोटू सा चैप्टर अब हमारे पास बच गया है। तो हम इस चैप्टर को ना एक्चुअली अगर आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ना भी है तो आप ओवर द वीकेंड सैटरडे संडे 2 दिन पकड़कर इसको अच्छे से लर्न भी कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो। That's the best part, right? So let's start the chapter. इस चैप्टर में भी एक शब्द आप लोगों को फेमिलियर दिख रहा होगा, रिसोर्सेज, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, गिवन बहुत सारा क्राइटेरिया था, है ना। तो दे शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, तब जाकर वो चीज रिसोर्स बनती है। तो ये सब बात तो हमने करी थी। अभी यहाँ पर लिखा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, यानी कि बच्चों जो हमारे जंगल है, पेड़ है, पौधे हैं, जानवर हैं, ये सारे भी हमारे लिए एक संसाधन है। हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ऑल ऑफ दीज लिविंग थिंग्स आर एसेंशियल फॉर अस, राइट। तो उसी की इंपॉर्टेंस को हम लोग जानेंगे, उनपे क्या खतरे मंडरा रहे हैं उसको देखेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना क्या होता है? प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ जो इंडिया में मौजूद है। इंडिया is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity. अब यहां पर ना बच्चों देखो, ध्यान से समझना इस शब्द को, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। बोला जा रहा है भारत बहुत अमीर है। किस चीज में अमीर है? अमीर मतलब सोने जेवर इस चीज में नहीं कि पैसा बहुत है, उस चीज में नहीं बच्चों। रिच इन टर्म्स ऑफ इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स that are present in India, living organisms, human beings तो हैं ही, लेकिन human beings के साथ हमारे plant species, animals, उन species की बात हो रही है। तो उन सबको मिलाकर एक तरीके से बहुत ज्यादा डाइवर्स किस्म के ये प्लांट और एनिमल स्पीसीज भी पाए जाते हैं भारत के अंदर। ये जो डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना है ये इतने ज्यादा इंटीग्रेटेड है ना डेली लाइफ दैट वी टेक दीज फॉर ग्रांटेड। बच्चों ये फ्लोरा और फौना हमें पता है, हाँ यार हमारे देश में शेर है, राइनोसोरस है, ये है वो है, ये पेड़ हैं, ये पौधे हैं, बट हम लोगों की लाइफ में वो इतना कॉमनली वो चीजें मौजूद है कि हम कभी भी गौर नहीं फरमाते कि यार कौन से डेंजर्स इस फ्लोरा और फौना के ऊपर हो सकते हैं और क्या उस फ्लोरा और फौना को कंजर्वेशन की जरूरत है या नहीं है। सो वी टेक देम फॉर ग्रांटेड कि यार एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, हम भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मुश्किल से वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो लेटली हम लोग देखते हैं कि ऑल दिस फ्लोरा एंड फौना इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू द इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरमेंट। तो हम लोग अपनी प्रकृति की तरफ इतने ज्यादा इनसेंसिटिव हो गए हैं, उसके बारे में सोचते नहीं है, लगातार उसको एक्सप्लॉइट करते जाते हैं, करते जाते हैं, जिस वजह से हमारी फ्लोरा और फौना, प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज दोनों ही बहुत ज्यादा खतरे में आ चुके हैं, एक खतरे की स्थिति में पड़ चुके हैं। अब आप बोलेंगे मैम हम क्या कोई शेर का शिकार निकलने के लिए उतर गए हैं क्या घर से बाहर, या फिर क्या हम कोई पेड़ वेड़ काट रहे हैं क्या? हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। बट यार you guys are also responsible in a way. How? Indirectly. हम लोग घर बनाते हैं, हम लोग काम करने के लिए अपनी फैक्ट्रीज बनाते हैं, हम लोग ऐसे एक तरीके से बिल्डिंग बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, राइट। तो ये सारी जो जगहें बनती हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क इतना ज्यादा होता है, ये सारा जंगल को ही तो हटाकर होता है। तो आप एक तरीके से पेड़ पौधे काट ही तो रहे हो, एनिमल्स का जो हैबिटेट है उसको छीन ही तो रहे हो, तब जाकर तो आप लोग जो भी कंस्ट्रक्शन अपनी है उसको कर पा रहे हो ना। और इसी तरीके से जब लोग ज्यादा, देखो जरूरत जितनी थी उतना तो करो, बट जब जरूरत से ज्यादा आप एक्सप्लॉइट करने की स्टेज पे पहुंच जाओगे ना तो यू आर सर्टेनली डैमेजिंग दी होल एनवायरमेंट। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। नाउ
ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। अब मैं बोलूंगी कि कंजर्वेशन यानी कि प्रोटेक्शन जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इंडिया के अंदर क्यों चाहिए, वाई क्यों जरूरत पड़ गई इस कंजर्वेशन की, ठीक है। सो वो देखेंगे हम लोग। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन इसलिए जरूरी है बच्चों ताकि जो हमारे डाइवर्स प्लांट और एनिमल स्पीसीज है वो बरकरार रहे, वो विलुप्त ना हो जाए, और उसी के साथ साथ जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जीन्स जो अलग अलग मौजूद है, मतलब वही जो डाइवर्सिटी है वो बरकरार रहे, कि अगर जैसे टाइगर है तो वो ऑफस्प्रिंग पैदा करता रहे कि उसकी पॉपुलेशन डेंजर में ना आए, उसकी पॉपुलेशन आगे बढ़ती रहे, और हमारे लाइक एक तरीके से जो हमारा हम बोल सकते हैं जो एनवायरमेंट है उसके अंदर वो स्पीसीज मौजूद रहे, ऐसे हर स्पीसी मौजूद रहे, उसकी ऑफस्प्रिंग बढ़ती रहे, वो वाली चीज है, ठीक है। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए कंजर्वेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमने क्या क्या स्टेप्स लिए इसके लिए, अब ये ना क्वेश्चन आ जाता है कि हमने कंजर्व करना तो है, बचाना तो है इनको, लेकिन क्या क्या स्टेप्स लिए उस चीज के लिए। सबसे पहला कदम जो हमने उठाया वो था द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसको लागू करा गया 1972 में, ठीक है। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमेशा याद रखिएगा बच्चों, इट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1972। क्यों इंप्लीमेंट करी गई थी? फॉर प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट्स एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। तो बच्चों हमने इस एक्ट को लागू इसलिए करा था ताकि हम लोग जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो भी हमारे जानवर हैं उनका जो हैबिटेट है यानी कि जो उनका नेचुरल प्लेस है वेयर दे लिव, उसको हम प्रोटेक्ट करके रख सके, और साथ ही में जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं उनकी लिस्ट को भी पब्लिश किया गया। यानी कि कुछ ऐसे हमने एक लिस्ट बनाई कि ये सारे जो स्पीसीज है ना इनकी पॉपुलेशन अभी डेंजर में है, तो उन सारे प्रोटेक्टेड स्पीसीज को हमने लिखा, उनकी लिस्ट बनाई और उसको जारी किया गया कि इन सब एक तरीके से कि इन सब स्पीसीज को आप हंटिंग नहीं कर सकते, पोचिंग नहीं कर सकते, उनका ट्रेड नहीं कर सकते, तो एक तरीके से उन स्पीसीज को भी प्रोटेक्शन दी गई। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम लोग वाइल्ड लाइफ का जो नेचुरल हैबिटेट है, द नेचुरल प्लेस वेयर दे लिव इन, उसको भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और उसी के साथ हमने एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट को भी जारी करा है। थ्रस्ट जो है इस प्रोग्राम का वो क्या है? थ्रस्ट यानी कि मेन मुद्दा या मेन उद्देश्य इस प्रोग्राम का ये है कि हम लोग जो कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, बच्चों एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? नाम से लग रहा है इंडेंजर है ना, डेंजर में है, खतरे में है। किस चीज के खतरे में है? कि आगे आने वाले टाइम में उनके स्पीसीज विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, पाए ही नहीं जाएंगे एक टाइम के बाद, ठीक है। सो एंडेंजर्ड वो स्पीसीज होते हैं जिनपे एक खतरा होता है कि वो आगे आकर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो ये जो एंडेंजर्ड स्पीसीज थे उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उनकी जो बची कुची जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। कैसे? बाय बैनिंग हंटिंग, शिकार जो है जानवरों का उस पर बैन लगाया गया। लीगल प्रोटेक्शन यानी कि कानूनी तौर पर प्रोटेक्शन दी गई उनके हैबिटेट को, यार ये जो जगह है ना, ये पर्टिकुलर जगह, यहाँ पर ये वाले जानवर के घर है, ये रहते हैं, या फिर ये पेड़ पौधे, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर हैबिटेट को लीगली प्रोटेक्शन दी गई। साथ ही में रिस्ट्रिक्टिंग द ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे जानवरों का ट्रेड होता है। किसी का, जैसे बच्चों आपने सुना होगा, जैसे एलिफेंट का जो दांत होता है, आइवरी, उसका ट्रेड करते हैं लोग। कुछ जानवरों की जो खाल होती है, जो स्किन होती है, उसको काट काट के ट्रेड करा जाता है, बेचा जाता है। तो ये जो ट्रेड था वाइल्ड लाइफ का, इसको भी रोका गया, रिस्ट्रिक्ट करा गया, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली चीज करी गई। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आई, हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ की, साथ ही में एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट को जारी करा गया ताकि हम लोग हंटिंग को बैन करें, रिस्ट्रिक्ट करें ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और हैबिटेट को प्रोटेक्शन दिलवा सके थ्रू द लीगल वे, ठीक है। तो ये सारी चीजें करेगी। आगे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है, उसने ये भी अनाउंस करा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। तो कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स, स्पेसिफिक क्यों बोला गया है मैम ये भेदभाव क्यों? सारे एनिमल्स को क्यों प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी और स्पेसिफिक एनिमल्स को ही क्यों प्रोटेक्शन दी जा रही है? क्योंकि बच्चों देखो, अभी जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी पॉपुलेशन काफी नॉर्मल लेवल पर है, लाइक उनपे कोई इतना डेंजर नहीं है, उनपे कोई इतनी हंटिंग पोचिंग नहीं हो रही, तो ऐसे जानवरों को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जो वल्नरेबल या एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है ना कि दोज एनिमल्स नीड प्रोटेक्शन। तो तभी
सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स निकाले कि कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स जिन पे खतरा मंडरा रहा है कि वो आगे जाके एंडेंजर हो सकते हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, तो उनको बचाया जा सके। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट आई ऑफ 1980 एंड 1986 और इसके थ्रू बहुत सी सेवरल 100 बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई have also been added to the list of protected species। तो सिर्फ बच्चों आपके वाइल्ड एनिमल्स ही नहीं, उसी के साथ साथ बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, ऐसे स्पीसीज को भी ऐड किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलेशन पे भी खतरा मंडरा रहा है। आगे अगर हम देखें और क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, तो 1991 में सबसे पहली बारी प्लांट्स को भी इस लिस्ट में ऐड करा गया, स्टार्टिंग विद 6 स्पीसीज। तो प्लांट के भी ऐसे 6 स्पीसीज को ऐड करा गया, उनको भी प्रोटेक्शन दी गई 1991 में पहली बारी। आप सोचो कि मैम प्लांट्स को क्यों कर रहे हैं प्रोटेक्ट? अरे यार, तो बहुत से ऐसे प्लांट्स भी तो होंगे जो शायद एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो शायद खत्म होने वाले हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन देना बनता है। सिर्फ एनिमल्स को थोड़ी, प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स हैं, पढ़ते आए हो बचपन से। आगे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, जिनके ऊपर एक ग्रेव थ्रेट मंडरा रहा है, विच वर ग्रेवली थ्रेटेंड। ग्रेवली थ्रेटेंड का मतलब है कि बहुत बड़ा डेंजर, बहुत बड़ा खतरा इन जानवरों पे मंडरा रहा था। इस वजह से हमारी केंद्रीय सरकार ने उन एनिमल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स चलाए, जैसे कि देखिए, इंक्लूडिंग द टाइगर सलमान खान नहीं, टाइगर असली वाला जो बाघ होता है, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी के साथ वन हॉर्न्ड राइनोसरस, एक हॉर्न वाला राइनोसरस, अभी दिखाती हूं आप लोगों को। कश्मीर स्टैग, जिसको हंगुल भी बोलते हैं। 3 तरीके के क्रोकोडाइल्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल, इनको भी प्रोटेक्शन दी गई। एशियाटिक लायन जो है हमारा, उसको भी प्रोटेक्शन दी गई, और थोड़े और जानवरों को। मोस्ट रिसेंटली हम देखते हैं कि इंडियन एलिफेंट जो है, ब्लैक बक, चिनकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, जिसको हम गोदावन बोलते हैं, और जो स्नो लेपर्ड है, इन सबको भी फुल या पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दी गई अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। तो बच्चों, कुछ ऐसे जानवर जो हमने देखा कि यार इनकी तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रही है, तो उनको एक तो हमने क्या करा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन पे स्पेसिफिकली उन जानवरों के लिए शुरू करे। जैसे कि अभी टाइगर के प्रोजेक्ट, टाइगर के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा वन हॉर्न राइनोसरस के लिए, हमारे क्रोकोडाइल्स के लिए, कश्मीर स्टैग, हमारा जो एशियाटिक लाइन है, तो ऐसे जानवरों के लिए हमने कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को भी चालू करा। साथ ही में रिसेंटली ब्लैक बक, इंडियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड जैसे एनिमल्स को हमने पार्शियली या फुल्ली, थोड़ी सी या फिर पूरे तरीके से लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी प्रोटेक्शन दी गई है कि उनकी हंटिंग नहीं होगी और उनका ट्रेड भी थ्रू आउट इंडिया नहीं होगा। ठीक है, देखो दिखाती हूं मैं आप लोगों को। तो ये रहे वन हॉर्न राइनोसरस, ये रहा हमारा, ठीक है, कश्मीर स्टैग ये रहा। तो देखो यार, भगवान ने, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों को ही, जानवरों को भी इतने खूबसूरत तरीके से बनाया है। क्या क्या डाइवर्सिटी। स्नो लेपर्ड यहाँ पे इतने खूबसूरत देखो लग रहे हैं, ये ब्लैक बक बिल्कुल, मतलब उसके ये जो सींग है कितने प्यारे ऐसे स्पाइरल में जा रहे हैं। इंडियन बस्टर्ड है यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये जो सारे हमारे जानवर हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों, इनका जो पॉपुलेशन लेवल है दैट हैज डिक्लाइंड अ लॉट, बहुत ज्यादा कम हो गया है, जिस वजह से इन जानवरों को हमारी हेल्प की जरूरत है, हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत है। और अगर इनके ट्रेड पे, इनके हंटिंग पे, इनके पोचिंग पे बैन नहीं लगाया गया, तो ये जानवर एक समय पर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और अगर ये एक्सटिंक्ट हो गए तो हमारा जो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। यार, फूड चेन होती है, बैलेंस बना होता है हर चीज के बीच में, वो सब चीजें जो है तहस नहस हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, बिखर जाएंगी। इसी वजह से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दीज एनिमल्स। आगे देखिए, अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट टाइगर की। तो अभी आपने देखा कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाइगर के लिए भी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चालू करा है, क्योंकि जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसका भी बहुत, देखो मैं आपको पूरा फिगर्स, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताती हूँ। ओहो, धड़ल्ले से एकदम ये एकदम उठकर आया। देखो 1973 में जो अथॉरिटीज थी, दे रियलाइज दैट द टाइगर पॉपुलेशन हैड dwindled टू 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century। 100 सालों के अंतर्गत बच्चों, एक समय पे जो टाइगर पॉपुलेशन 55,000 पे थी, वो गिरकर 1827 पे पहुंच गई, 1827 हो गई। सिर्फ 55,000 की पॉपुलेशन 1827। फिर हमें वो होता है ना कि एकदम जब चीज खत्म होने वाली होती है, फिर हमें रियलाइज होता है कि यार अब हमें कुछ करना चाहिए, पहले ही कर लेते कुछ, बट नहीं। फिर रियलाइज हुआ कि यार ये जो टाइगर पॉपुलेशन है ना, ये तो एक टाइम पे टाइगर, अगर ऐसी पॉपुलेशन उनकी गिरी भी रही
तो ये तो विलुप्त हो जाएंगे, तो अब तो कुछ करना पड़ेगा। इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू करा गया। अब ये टाइगर यहाँ गुस्से में इसलिए देख रहे हैं, ठीक है, टाइगर जिंदा है, अभी जिंदा तो है। रीजन क्या है? रीजन ये है बच्चों टाइगर की पॉपुलेशन की ड्विंडल होने का, बिकॉज मेनी पीपल वर पोचिंग देम फॉर ट्रेड, shrinking habitat, depletion of prey-based species, growing human population, trade of tiger skin, use of their bones in traditional medicines। बहुत सारे कारण हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि टाइगर की पॉपुलेशन इतनी कम कैसे हो गई, तो आपको वहां पर लिखना है कि या तो देखो रीजन एक ये है कि उनका जो हैबिटेट है, जो उनका नेचुरल जगह है जहां पर वो रहते हैं, जंगल वंगल, वो कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि लोग वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी ने छीन विन ली जमीन, वो सब चीजें, ठीक है। तो उनका हैबिटेट कम हो रहा है, पोचिंग हो रही है उनकी, यानी कि उनको जो है मारा जा रहा है ट्रेड के लिए। ट्रेड के लिए मारे जाने का मतलब है कि उनको स्पेसिफिकली उनको मारा ही इसलिए जा रहा है कि उनका जो है कल को ट्रेड करें हम लोग। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज, प्रे यानी कि जिसका वो शिकार करते हैं, उन स्पीसीज का भी अंत हो रहा है, तो वो खाएंगे क्या? खाएंगे नहीं तो भूखे रह जाएंगे, मर जाएंगे। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, अपने लिए और घर, अपने लिए और जगह चाहिए, अपने लिए और सड़कें चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, शॉपिंग मॉल बनाना है, तो टाइगर का जो हैबिटेट है उसको रिड्यूस करे जा रहे हैं। टाइगर स्किन का ट्रेड होता है, टाइगर की जो खाल होती है, ये वाली जो खाल है टाइगर की, इसका भी ट्रेड होता है, बड़े बड़े शौक है लोगों के। यूज ऑफ देयर बोन्स, उनकी जो हड्डियां होती है उनके ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होते हैं। तो बहुत सारी चीजों के लिए टाइगर्स को मारा जा रहा था, उनकी हंटिंग पोचिंग हो रही थी, ठीक है। पोचिंग का मतलब ही होता है कि आप हंटिंग करके बेच दो फॉर मॉनेटरी बेनिफिट। So since India and Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population in the world, these two nations became the prime targets for poaching and illegal trading। यार इंडिया और नेपाल ऐसे दो देश हैं जो कि वर्ल्ड में जितनी भी टाइगर सर्वाइविंग पॉपुलेशन है, 2/3 टाइगर सर्वाइविंग पॉपुलेशन को घर देते हैं इंडिया और नेपाल। मतलब 2/3 टाइगर पॉपुलेशन इंडिया और नेपाल में बसी हुई है। और ये जो दो नेशंस हैं, ये प्राइम टारगेट बन गए थे उन लोगों के लिए जो कि टाइगर्स को मारना चाहते थे, ठीक है। तो उनको पोच करना चाहते थे, मतलब कमर्शियली उनको बेचना चाहते थे, मार के उनका कुछ भी, जैसे उनकी खाल बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, या इलीगल ट्रेडिंग, तो गैर कानूनी तरीके से ट्रेड करने के लिए उनको। तो ये सब चीजों की वजह से, बिकॉज इंडिया और नेपाल में इतने ज्यादा टाइगर्स, सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन रहती है, तो लोग यहीं पर आके हंटिंग पोचिंग कर रहे थे, ठीक है, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि इससे हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई है। सो देयरफॉर बच्चों हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत पब्लिसाइज, बहुत ज्यादा ऐसे जागरूकता फैलाकर अच्छे खासे रूप से इसको जो है पब्लिसाइज करा गया। वाइल्ड लाइफ कैंपेन है वर्ल्ड की, एंड इसको 1973 में लॉन्च किया गया था। हम देखते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबंस नेशनल पार्क हमारा वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व आसाम में, और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के, जहां पर एक तरीके से बच्चों आप इन जगहों पे घूमने जा सकते हो, सफारी भी कर सकते हो वहां पर, ठीक है। हो सकता है टाइगर दिख जाए, हो सकता है दूर दराज सोए हुए हो टाइगर, लेकिन इन सब हमारी जो नेशनल पार्क्स को बनाया गया है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया गया है, द मेन पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द टाइगर, ताकि टाइगर पॉपुलेशन वहां पे थ्राइव कर सके, उनके ऊपर कोई भी डेंजर ना आए, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में कोई हंटिंग पोचिंग ऐसी चीज कुछ भी ना हो, और वो वहां पे अपने नेचुरल हैबिटेट में शांति से रह सके और ज्यादा रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग वगैरह ला सके, उनकी पॉपुलेशन बढ़ सके। तो वही सब यहाँ पर एक तरीके से एम है। एक और चीज जो मैं आपको बता दूं, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो बच्चों एक तरीके से प्रोटेक्शन, एक पूरा जो हैबिटेट होता है उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। तो जो सबसे छोटी जगह की अगर मैं बात करूं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगी। नेशनल पार्क एक थोड़ा बड़ा एरिया हो जाएगा जहां पे हो सकता है कि और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मौजूद हो, ठीक है, बट नेशनल पार्क एक थोड़ा बढ़िया एरिया हो जाएगा, बढ़िया बोल रही हूँ, बड़ा एरिया हो जाएगा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, फिर उसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में और बड़ा एरिया हो जाएगा, जिसके अंदर हो सकता है नेशनल पार्क भी आते हैं और नेशनल पार्क के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मौजूद हो, तो वो और बड़ा एरिया हो जाएगा, बड़ा एरिया हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया बोल रही हूँ, बढ़िया तो बात है ही, बड़ा एरिया और हो जाएगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक तरीके से बच्चों एक जगह को जैसे डिमार्केट कर दिया जाता है कि दिस इज लाइक द नेचुरल हैबिटेट, जहां पर हम जो हमने स्पेसिफिकली टाइगर पॉपुलेशन के लिए बनाया है, जहां पर वो एक तरीके से थ्राइव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, उन पर कोई डेंजर जो है वो ना आ सके, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्पस। तो ये किसी भी आप एनिमल के लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बना सकते हो, बट यहाँ पर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टाइगर रिजर्व्स, राइट। तो उन सब की बात करी है, टाइगर्स के लिए स्पेसिफिकली जो हमने पहल करी है उसकी बात करी है
क्योंकि हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत से जानवर जो हैं जिन पे खतरे मंडरा रहे हैं, उनके लिए ऐसी कोशिशें की गई हैं ऑल ओवर इंडिया। यार अब ना हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और आगे चलकर जो चीज आने वाली है वो क्या है देख लेते हैं। देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ तो है ही, बट यार देखो, हमने कंजर्व करना है, क्यों करना है कंजर्व, ये तो चीज को समझ लिया है। Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control, regulate them. In India, much of its forest wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or other government departments. बच्चों भी चीज ध्यान रखिएगा कि हमने अभी तक देखा कि यार देखो, हमारे देश में एक बहुत बढ़िया बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, बट द प्रॉब्लम इज कि जब हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उनपे बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा है। ये डेंजर है, ये डिक्लाइन है, जिसकी वजह से देयर इज अ नीड टू कंजर्व दोज रिसोर्सेज। अब कंजर्व क्यों करना है, कैसे करना है, वो तो हमने सब कुछ देख लिया और उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं ये भी हमने देख लिया। बट यार ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इनको हम रेगुलेट और मैनेज कैसे करेंगे? ठीक है, हाउ विल वी कंट्रोल, हाउ विल वी मैनेज देम? अभी आपने क्या है, आपको पता है कि यार मैं गरीब हूं, मेरे को गरीबी की वजह से पैसा कमाना होगा, पैसा तो कमा लिया है, पर अब उस पैसे को कमाने के बाद हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, रेगुलेट कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे कि यार हमें कितना सेव करना है, कितना खर्चना है, वो सारी चीज। वही सेम बात यहां पर भी हो रही है कि एक बार हमने देख लिया कि यार डेंजर्स क्या ऑपरेट कर रहे हैं, कंजर्व करना है, नाउ हाउ आर वी गोना मैनेज दोज रिसोर्सेज। तो हम यहां पर देखते हैं कि हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज मैक्सिमम जो इंडिया में है, इनको गवर्नमेंट द्वारा मैनेज करा जाता है थ्रू द गवर्नमेंट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो सरकार का ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो कि इनको मैनेज करता है, या फिर दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मैनेज करते हैं। अब हम मैनेज करते कैसे हैं? बात तो ये भी है ना कि हम मैनेज कैसे करते हैं। 3 टाइप के फॉरेस्ट में हमने पूरे के पूरे भारत के फॉरेस्ट एरिया को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 3 टाइप्स में, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला हिस्सा है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। बच्चों रिजर्व्ड, कोई भी चीज रिजर्व क्या होती है, जिसको एक सेपरेटली बुक कर दिया गया है, रख दिया गया। आप क्या करते हो, कभी कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो पहले से रिजर्वेशन करवा के रखते हो ना, तो वो क्या करते हैं, आपकी टेबल को रिजर्व कर देते हैं कि इस जगह पे कोई भी आके नहीं बैठेगा, खाली छोड़ दो इसको, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो इस तरीके से फॉरेस्ट एरिया को भी हमने रिजर्व कर दिया है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड is a part of the reserved forest. Reserved forest regarded as the most valuable as far as conservation is concerned. Most valuable है और more than half forest area को reserved forest बना दिया है। अब बच्चों किसी भी forest area को reserved forest area का नाम क्यों दिया जाएगा? क्योंकि यार हमको पता है कि इस forest area में ना कुछ ऐसे resources हैं, हमारी कुछ ऐसी वाइल्ड लाइफ है, कुछ ऐसे हमारे पेड़ पौधे हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा वैल्यूएबल हैं, और उनको तो छूना भी मत। ठीक है, तो वो हमारे लिए इतने ज्यादा प्रेशियस है, इतने ज्यादा वैल्यूएबल है कि उस पर कोई भी खतरा हम लोग एक तरीके से बिल्कुल सह नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनको टच ही मत करो। ठीक है, तो इस वजह से हमने उस फॉरेस्ट एरिया को ही रिजर्व फॉरेस्ट एरिया का नाम दे दिया। अब जैसे ये पूरा 100% फॉरेस्ट एरिया है, उसका 50% जो फॉरेस्ट एरिया है हमने रिजर्व फॉरेस्ट एरिया घोषित कर दिया गया कि यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगी, आ मत जाना इधर। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसको मतलब एक तरीके से नष्ट मत करने लग जाना, वो वाली चीज है। दूसरा टाइप का फॉरेस्ट एरिया हमने बना दिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्शन दे रहे हैं इस फॉरेस्ट एरिया को। कितना? अबाउट ऑलमोस्ट 1/3। ऑलमोस्ट 1/3 का मतलब है 33.3% जो फॉरेस्ट एरिया है उसको हमने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया घोषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉरेस्ट लैंड है इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इसलिए बनाया क्योंकि उसने ये देखा कि यार ये जो फॉरेस्ट एरिया है ना, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा एक तरीके से हम बोल सकते हैं, या तो ऐसा पता चला होगा कि लोग इसको डिप्लीट कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जानवरों का। तो फिर उनको लगा कि यार दिस फॉरेस्ट एरिया नीड्स प्रोटेक्शन। फर्दर डिप्लीशन, और ज्यादा हालत खस्ता हो, और ज्यादा हालत खराब हो, इससे बचाने के लिए उन्होंने उस एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का नाम दे दिया। तीसरे टाइप का फॉरेस्ट एरिया है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये अदर फॉरेस्ट और वेस्टलैंड्स है,
which belong to both the government and the private individuals and communities. अब बच्चों ये जो तीसरा मतलब जो भी अब बचा कुचा फॉरेस्ट एरिया है वो अनक्लास्ड है, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट एरियाज और वेस्टलैंड है। अब वेस्टलैंड क्या होता है? वेस्टलैंड एक ऐसी जमीन होती है जो कि अनयूज्ड है और बहुत समय तक क्योंकि उसको यूज नहीं करा जा रहा तो वो बंजर सी जमीन हो गई है, खराब सी जमीन हो गई है। तो ये वेस्टलैंड और फॉरेस्ट एरिया जो है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज दोनों को ही बिलोंग करता है, ठीक है। सो वो जो बचा कुचा एरिया है वो हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया हो गया। तो ये हो गया रिजर्व्ड, ये हो गया प्रोटेक्टेड, ये हो गया अनक्लास्ड। तो इस तरीके से हमारे फॉरेस्ट एरिया को हम लोगों ने मैनेज करा। यहां पर एक और चीज समझिएगा कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया मिलाकर बनता है हमारा परमानेंट फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मिलकर बनता है परमानेंट फॉरेस्ट एरिया। नाउ Madhya Pradesh has the largest area under permanent forest, which is 75% of its total forest area. तो बच्चों भारत का जो राज्य है मध्य प्रदेश के अंदर जितना भी जंगली इलाका है, जंगल वाला इलाका है, उस इलाके में से 75% ऑफ दैट फॉरेस्ट एरिया इज परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है। मतलब रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड मिलाकर 75% एरिया मध्य प्रदेश में मौजूद है। और मतलब मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत परमानेंट फॉरेस्ट की मौजूद है। ऐसा और कोई स्टेट नहीं है जिसमें इतना ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट एरिया हो। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया मौजूद है। उसी के साथ थोड़ा और फैक्ट्स और फिगर्स की मैं बात कर लेती हूं। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, JNK है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ साथ केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे हमारे राज्य हैं जहां पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट बहुत ज्यादा हद तक मौजूद है, जहां पे फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व कर दिया गया, बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया को, ठीक है, क्योंकि वैल्यूएबल सामान मिलता होगा। साथ ही में अगर मैं बात करूं बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान जैसे इलाकों की, तो यहाँ पे बहुत बड़े फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया का दर्जा दिया है। क्यों दिया होगा? क्योंकि बच्चों वहां पर बहुत डिप्लीशन हो रही होगी ऑलरेडी, और फर्दर डिप्लीशन को बचाने की वजह से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित करा है। और साथ ही में हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और हमारा जो गुजरात का कुछ हिस्से हैं, वहां पर अनक्लास्ड फॉरेस्ट बहुत ज्यादा मौजूद है। तो ये तो वैसे हमारा डिस्टिंक्शन हो गया, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बात बिल्कुल समझ में आई कि हम मैनेज कैसे करते हैं। यहां पर ना एक्चुअली कंजर्वेशन की जगह मैनेजमेंट होना चाहिए कि मैनेज कैसे करेंगे हम लोग इसको। आगे आ जाओ। अब बात आती है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, व्हाट डज दैट मीन? बच्चों कम्युनिटी होता है समुदाय और कंजर्वेशन है हमारे पेड़ पौधों को, जानवरों को बचाने की बात। अब ये जो हमारे समुदाय हैं, जो लोग हैं, वो कैसे इस कंजर्वेशन में अपना हिस्सा दे रहे हैं या दे सकते हैं, उसकी बात करने वाले हैं हम लोग। तो इस पे ना एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द रोल दैट द कम्युनिटी इज प्लेइंग इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, व्हाट रोल आर दे प्लेइंग, ठीक है। सो उसके मैं अभी सारे के सारे पॉइंटर्स आप लोगों को बताऊंगी, ध्यान से देख लेना। ओके तो कम्युनिटी ने आज तक क्या करा? आप देखो यार, गवर्नमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ऑब्वियसली दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ स्टेप्स टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लेकिन कब तक? हर चीज तो वो नहीं कर सकते ना। एट द एंड ऑफ द डे द पीपल वुड हैव टू टेक पार्ट एंड कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो लोगों का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो माना गया कि लोगों को भी साथ देना पड़ेगा सरकार का, एंड साथ में मिलकर जो है सबको रोकना पड़ेगा। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे देखते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व में, जो कि राजस्थान में है। यहाँ पे द विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो बच्चों सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है कहां पर है? ये पहले बात तो कि राजस्थान में है। यहाँ के जो विलेजर्स थे, यानी कि जो गांव वाले थे लोग, उन्होंने बोला कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की मदद ली और लोगों को रोका कि यहाँ पर माइनिंग जो है मत कीजिए। मिनरल्स को निकालने के प्रोसेस को माइनिंग बोला जाता है, और माइनिंग करने के चक्कर में बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं जमीन में, है ना, क्योंकि मिनरल्स तो डाउन देयर कहीं पर होंगे। तो अब इन विलेजर्स ने बोला कि यार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा लिया और बोला कि यहां पर माइनिंग नहीं होगी, क्योंकि माइनिंग की वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है और हमारे टाइगर का हैबिटेट लॉस हो रहा है यहाँ पर आपकी माइनिंग के चक्कर में। तो उस चीज को रोका गया लोगों द्वारा।
सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं, द इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट एक जिला है राजस्थान का, वहां के जो 5 गांव के रहने वाले लोग थे, उन्होंने डिक्लेयर करा है 1200 हेक्टेयर के फॉरेस्ट एरिया को एज द भैरोदेव दाकव सेंचुरी। ठीक है बच्चों, सो द इनहैबिटेंट्स यानी कि द पीपल हु लिव्ड इन द 5 विलेजेस ऑफ द अलवर डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने 1200 हेक्टेयर के फॉरेस्ट एरिया को भैरोदेव दाकव सेंचुरी का नाम दिया। और इन विलेजर्स ने बोला, खुद के सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ आए, विच डू नॉट अलाउ हंटिंग। दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट्स। तो इन विलेजर्स ने ये तो बोल दिया कि यार ये भैरोदेव दाकव सेंचुरी है, साथ ही में वो लोग खुद से अपने रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आए, जहां पे उन्होंने हंटिंग पर बैन लगाया कि शिकार नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, जानवरों का इस पूरी जगह में। साथ ही में उन्होंने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन भी दी और ये बोला कि कोई भी आउटसाइड एनरोचमेंट्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इंट्रूजन नहीं होना चाहिए कि बाहर से लोग आके यहाँ पे कुछ भी तबाही मचा रहे हैं, कोई डिक्लाइन करने में लगे हैं हमारे फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। ऑल ऑफ दिस शुड नॉट हैपन। ठीक है, तो लोगों ने यहां पर भी बहुत अच्छी कोशिश करी। तीसरी चीज है हमारा चिपको मूवमेंट। चिपको किसके साथ? चिपको मूवमेंट की यहां पे बात हो रही है बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा। तो इस मूवमेंट के तहत बहुत से लोग आकर चिपक गए थे पेड़ों के साथ, हग कर लिया था पेड़ों को और ये बोल दिया था कि ये पेड़ नहीं कटेंगे, कि पहले पेड़ों को काटने से पहले तुम्हें हमें मारना पड़ेगा, फिर पेड़ों को काटोगे। ठीक है, सो मेनी पीपल टुक पार्ट इन दिस चिपको मूवमेंट। और हम लोग देखते हैं हिमालयस के अंदर ये एक बहुत सक्सेसफुल अटेम्प्ट था डिफॉरेस्टेशन को रोकने का। मूवमेंट की वजह से कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। तो हिमालयन माउंटेन्स के अंदर पीपल हैव परफॉर्म दिस चिपको मूवमेंट, जहां पर वैसे तो मेल लीडर्स थे लेकिन बहुत सारी महिलाएं भी आके पेड़ों से ऐसे चिपक गई थी कि कटेंगे नहीं ये पेड़, तो एक तरीके से डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। तो यहाँ पर आपने 3 कोशिशें देखी हमारी कम्युनिटी ने जो रोल प्ले करा है कंजर्वेशन के लिए। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा सरिस्का टाइगर रिजर्व की कहानी, फिर भैरोदेव दाकव सेंचुरी की और तीसरी चीज चिपको मूवमेंट की। आगे चलते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। यस, फोर्थ इनिशिएटिव वाज द बीज बचाओ आंदोलन एंड नवदन्या। बीज बचाओ आंदोलन एक मूवमेंट है तहरीक के अंदर और साथ ही में नवदन्या एक एनजीओ है और ये एक फार्मर सिटीजन्स ग्रुप्स हैं, किसानों के और लोगों के ग्रुप्स हैं, जहां पे उन्होंने ये शो करा है दैट एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट एनी यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल। बच्चों आजकल क्या होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन अ लॉट ऑफ एरियाज व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो लोग जो केमिकल सीड्स होते हैं, जो सिंथेटिक सीड्स होते हैं, उनको बोते हैं। उन सीड्स के साथ साथ आपको एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वो सारी चीजें भी चाहिए होती है, तब जाकर वो पेड़ पौधे जो फसल है वो उगाते हैं। तो इस केमिकल फर्टिलाइजर से और इन सिंथेटिक सीड से ठीक है प्रोडक्शन बढ़ती होगी, बट उसी के साथ हमारी इन्वायरमेंट को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर ये जो बीज बचाओ आंदोलन था, बीज बचाओ, सीड को बचाओ, और नवदन्या क्या कोशिश कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि बिना उन सिंथेटिक केमिकल्स के और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल के और बिना वो जो हमारे जो सीड्स भी हैं सिंथेटिक सीड्स के इस्तेमाल के भी, हम जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं उनके थ्रू भी क्रॉप प्रोडक्शन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल मेथड्स के थ्रू चलो, सिंथेटिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स में ना पड़ो। लास्ट यहाँ पर चीज जो है वो है JFM यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये जो प्रोग्राम है ये फर्निशेस अ गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोकल समुदाय थे वो लोग साथ में मिलकर आते हैं और गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे जो फॉरेस्ट एरिया खराब हो चुका है उसको रिस्टोर करने में और ये सारी चीजों में। तो एक तरीके से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का ये मतलब है कि कम्युनिटी अलोंग विद द गवर्नमेंट हैव कम टुगेदर एंड कमान उन्होंने संभाली कि चलो हम भी अब प्रोटेक्ट करेंगे साथ में। तो इस तरीके से बच्चों द पीपल आर प्लेइंग अ वेरी वेरी गुड रोल। एक लास्ट चीज की मैं यहाँ पर जरूर बात करना चाहूंगी बिफोर ending this. So what is the last thing that I would be talking about? तो यहाँ पर ना बात कर लेते हैं एक और चीज की जो कि हमारा सेक्रेड ग्रोव्स वाला पार्ट है। तो एक छोटा सा बॉक्स है इस चैप्टर के अंदर सेक्रेड ग्रोव्स का। उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्या लिखा है कि
सेक्रेड, कोई भी चीज सेक्रेड क्या होती है, जो पूजनीय मानी जाती है। तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि भारत के अंदर बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो हमारी प्रकृति है उसकी पूजा करते हैं, और जो ऐसा समझते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो हमें भगवान ने दिए हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये चीजें हमें भगवान ने दी हैं, तो वी नीड टू प्रोटेक्ट दीज थिंग्स, और तभी वो जो एक तरीके से जो हमारी प्रकृति है वो भी हमें बचा के रखेगी। तो हम अपनी प्रकृति को बचा के रखेंगे क्योंकि भगवान ने हमें वो प्रकृति दी है, तभी वो मतलब इन रिटर्न प्रकृति भी हमको बचा के रखेगी। तो ऐसे बहुत से लोग जो हैं पेड़ पौधों की पूजा वगैरह करते हैं और उनको बचा के रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो वाली बात हो रही है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जैसे मुंडाज हैं, संथल्स हैं, छोटा नागपुर रीजन के, वो लोग महुआ ट्री की वर्शिप करते हैं, कदम्बा ट्री की वर्शिप करते हैं। साथ ही में हमारे कुछ ट्राइबल्स हैं ओडिशा और बिहार के, वो लोग टैमरिंड और जो मैंगो ट्रीज होती है शादियों में उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, पीपल और बैनियन ट्रीज की भी पूजा कुछ कुछ इलाकों में आपने देखी होगी, है ना। कभी कभी आपके घर पे भी आपने देखी होगी कि आपकी मम्मी वगैरह कहीं जा रहे हैं और कुछ कुछ चढ़ाकर आ रहे हैं ये सब पेड़ों पर। तो इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी संस्कृतियां भी मौजूद हैं, और लोग बच्चों मतलब लोकल कम्युनिटीज तो काफी ज्यादा, लाइक जो लोग फॉरेस्ट एरिया से बहुत ज्यादा नजदीक है, वो तो बहुत ज्यादा इज्जत भी करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। वी लाइक all of us should understand the importance of the forest and the wildlife resources that we have been bestowed with, that we have been given with, right? तो obvious सी बात है, हाँ भगवान ने दिए हैं, बचा के रखने हैं, प्रोटेक्ट करके रखना है, तभी तो इंटर्न वो भी हमको प्रोटेक्ट करके रखेंगे ना। नहीं तो देखो कितनी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, तो उन आपदाओं से बचने के लिए ही, प्रकृति का प्रकोप ना झेलना पड़े उस चीज से बचने के लिए ही एटलीस्ट अपने प्रकृति की इज्जत कीजिए, उसको प्रोटेक्ट करके रखिए, उसको एक्सप्लॉइट मत कीजिए। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो होता है समाप्त। ये चैप्टर होता है कंप्लीट। बहुत ही छोटू सा चैप्टर था, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था, मजा भी आप लोगों को काफी आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर भी आपको यहीं कहीं मिल जाएगा बच्चों। एसएसटी के साथ साथ मैथ्स, इंग्लिश, साइंस सभी की क्लासेस जो हैं आ रही हैं हमारे चैनल पे, तो सभी क्लासेस को देखना मत भूलिएगा। और प्लीज इस सेशन को कर दीजिए लाइक, और फटाफट से चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैम की बात सुनो और सब्सक्राइब कर लो। दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड बाय बाय। बाय गाइस।